एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई आप लोग, है ना। चलो कोई बात नहीं, होता रहेगा। आज कक्षा 10 का पाठ जो हम पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 पहला ही पाठ अपना चल रहा है, अभी तक लंबा है, ठीक है ना। तो अपनी चर्चा जो चल रही है इसमें कक्षा 10 के 2 पाठ पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 2 चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं कक्षा 10 के। और अब जो हम बात कर रहे हैं ना, वो बात आती है राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की, राजपूतों की उत्पत्ति का परिचय अपने है, ठीक है ना। और राजपूतों की उत्पत्ति में जो बात हम देख रहे हैं, देखो भाई, राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। सबसे पहले गुहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। और गुहिल वंश में सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं बप्पा रावल कालभोज की, ठीक है ना। कालभोज की बात हम कर रहे हैं। कालभोज कौन थे? देखो, 734 से 753 ईस्वी तक शासन किया था। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को पराजित किया और चित्तौड़ पे अधिकार किया। भाई बप्पा रावल या कालभोज, देखो इनका मूल नाम हमें मिल जाएगा कालभोज। बप्पा रावल या कालभोज जो थे ना, बप्पा रावल या कालभोज की जब हम बात कर रहे हैं, हारित ऋषि के शिष्य थे। हारित ऋषि के शिष्य थे और हारित ऋषि के वरदान से ही इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया था, चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, चित्तौड़ को प्राप्त किया था, चित्तौड़ के राजा बने थे। और राजधानी इन्होंने बनाया था नागदा को, ठीक है ना। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे, या मैं कहूं कि मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं कि हम एकलिंग जी का दीवान है। हमारे राजा कौन है? हमारे राजा तो एकलिंग जी है। आगे देखो भाई, बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था और बप्पा कालभोज की उपाधि थी। बप्पा कालभोज की उपाधि थी, मूल नाम वास्तविक नाम कालभोज था और बप्पा रावल इनकी उपाधि थी। आगे बप्पा ने सोने के का सिक्का चलाया था जो 115 ग्रेन का था। किताब कह रही है कि बप्पा जी रावल ने एक सोने का सिक्का चलाया जो 115 ग्रेन का था। भाई आगे आपकी किताब राजा बता रही है हमें जैतर सिंह जी। जैतर सिंह जी की बात हम करें, भाई जैतर सिंह जी जो है ना, वो 1213 से 1253 तक राजा रहे। जैतर सिंह ने परमारों से, जैतर सिंह जी ने जैतर सिंह जी ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। जैतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। परमारों से चित्तौड़ छीना और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। 1227 में ये देखना बुताला का युद्ध, 1227 का बुताला का युद्ध दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश को पराजित किया, ठीक है ना। इल्तुतमिश जैतर सिंह से पराजित हुए थे बुताला के युद्ध में। भारत का राजा इल्तुतमिश 1210 से 1236, इल्तुतमिश का जो शासनकाल था ना 1210 से 1236 का था। भारत के राजा थे इल्तुतमिश और इल्तुतमिश की सेना को बुताला के युद्ध में पराजित करने वाला वीर राजा कौन था भाई? तो जैतर सिंह था, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। जयसिंह सूरी का ग्रंथ है हमीर मदमर्दन। ये ग्रंथ क्या कह रहा है भाई? भाई ये ग्रंथ कह रहा है कि जैतर सिंह ने
इल्तुतमिश को 1227 में भूताला के युद्ध में हराया था। आगे बात आ जाती है भाई रावल रतन सिंह की। रावल रतन सिंह जी मेवाड़ के राजा थे और रावल रतन सिंह जी का शासनकाल 1302 से 1303 था। देखो जेतर सिंह जी और रावल रतन सिंह जी के बीच की बात करें ना, यहाँ की अगर मैं बात करूं तो देखो जेतर सिंह जी के बाद में राजा बने तेज सिंह। तेज सिंह के शासन काल में है ना श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्र चित्रित किया गया। और ये चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो चित्र है ना, ये चित्र तेज सिंह के शासनकाल में कमलचंद्र ने ताड़ के पत्ते पर बनाया था। कमलचंद्र आहड़ उदयपुर के थे। तेज सिंह के बाद में राजा बने थे बेटा समर सिंह, राजा बने थे समर सिंह जी, और समर सिंह जी के बाद में राजा बने थे रावल रतन सिंह जी। ठीक है ना, तो जो बात हम कर रहे हैं रावल रतन सिंह जी की, समर सिंह जी की संतान थे। ठीक है ना, 1302 से 1303 बस इतना ही तो शासन रहा था। रावल रतन सिंह को 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 में एक ग्रंथ लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार। ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा था और इस ग्रंथ में कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक राजा थे। ये अलाउद्दीन खिलजी 1296 में राजा बने, 1316 तक राजा थे। ये कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मावती या पद्मिनी को प्राप्त करना था। कह रहे हैं कि रतन सिंह व उनके सेनापति गोरा व बादल वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने 1600 दासियों के साथ में जो हर व्रत का पालन किया था, अग्निकुंड में प्रवेश किया था इन वीरांगनाओं ने यहाँ पर। ठीक है ना, तो 1600 दासियों के साथ में या महिलाओं के साथ में अग्निकुंड में प्रवेश किया था। यहाँ पर आज भी जौहर कुंड बना हुआ है और आज भी जौहर मेला यहाँ पर लगता है भाई। ठीक है ना, आगे देखो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर अधिकार हो गया। रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। पत्नी पद्मिनी जो थी वो 1600 दासियों के साथ में जौहर करती है और सेनापति गोरा और बादल जो थे वो भी वीरगति को प्राप्त होते हैं। तब अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया 1303 में। और जब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां को यहाँ का राजा नियुक्त कर दिया था और खिज्र खां के नाम पर इस दुर्ग का नाम रख दिया खिजराबाद। खिज्र खां का शासन शुरू होता है। 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम यहाँ पर करवाया जाता है। रजवाड़े का विरोध होगा। अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ से हटा देंगे और बाद में यहाँ पर मालदेव सोनगरा चौहान या मालदेव मुंशाला को चित्तौड़ का राजा नियुक्त कर दिया जाएगा एज ए प्रशासक। रतन सिंह व उनके सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए। पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ में जौहर किया, महिलाओं के साथ में जौहर किया। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया और चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया, खिजराबाद। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम राजा थे। रावल शाखा के अब शुरू होगी राणा शाखा और राजा आ जाएंगे राणा हमीर। भाई राणा हमीर 1326 से 1364 तक शासन करेंगे। राणा हमीर जब भारत के मेवाड़ के राजा बने उस समय भारत में तुगलक वंश शुरू था और तुगलक वंश के राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1326 से 1351 और हमीर देव सिसोदिया का शासनकाल 1326 से 1364 था। देखना, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना करी। जो शाखा रावल रतन सिंह के साथ में समाप्त हुई थी, वही दूसरी शाखा
राणा हमीर यहाँ पर प्रारंभ करेंगे चित्तौड़ में। 1326 में हमीर देव सिसोदिया द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार किया जाएगा। हमीर देव सिसोदिया मालदेव सोनग्रा के बेटे जैत्र सिंह उर्फ जैसा, जयसिंह उर्फ जैसा, सॉरी, जयसिंह उर्फ जैसा को यहाँ पर पराजित करेंगे और चित्तौड़ की सिसोदिया या राणा शाखा या महाराणा शाखा पुनः स्थापित की जाएगी। भाई हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। हरि सिंह जी के पुत्र थे हमीर देव, हरि सिंह जी के, ठीक है ना, मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। हमीर देव चौहान को कुंभा के ग्रंथ या कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है। राणा कुंभा 1433 से 1468, ठीक है ना, उस समय की बात मैं कर रहा हूं। राणा कुंभा के द्वारा लिखवाई गई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में अमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। राणा हमीर के बाद में यहाँ के जो राजा बनेंगे ना भाई, वो होंगे भी राणा लाखा। राजा कौन होंगे भी? राणा लाखा। 1382 से 1421। राणा हमीर के बाद में राजा बने थे राणा छत्र सिंह। राणा छत्र सिंह की दासी के पुत्र चाचा और मेरा हुए थे। वो चाचा और मेरा आगे भविष्य में मोकल की हत्या भी करेंगे, ठीक है ना। 1382 में राणा लाखा मेवाड़ के शासक बने। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र कुंवर चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हुआ। भाई यहां पर भी एक बात मिलती है कि रणमल जो थे, मारवाड़ के राव चूड़ा के पुत्र रणमल जो थे, रणमल के बारे में कहा गया है कि रणमल चूड़ा का पुत्र था, राव चूड़ा का पुत्र था रणमल, और रणमल की बहन थी हंसा। इस हंसा की शादी है ना, ये करवाना चाहते थे। देखो इधर मेवाड़ के राजा थे राणा लाखा, और लाखा का बेटा था कुंवर चुंडा या कुंवर चूड़ा भी कहते हैं इनको। इन दोनों की शादी करवाने के लिए ये रणमल लाखा के दरबार में आया था, ठीक है ना। रणमल हंसा और कुंवर चुंडा की शादी के लिए लाखा के दरबार में आया था। कहते हैं चुंडा उस समय उपस्थित यहाँ पे थे नहीं। लाखा ने कहते हैं कि मजाक मजाक में कह दिया कि भाई मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, मैं क्या शादी करूंगा रणमल जी। रणमल जी ने कहते हैं कि भाई बात का बतंगड़ बनाया और खूब तरीके से राजपुताने में फैला दिया, और एक खत लाखा को लिखा कि मेरी बहन हंसा की शादी, रणमल की बहन हंसा जो है उसकी शादी लाखा के साथ ही होगी। किस शर्त पे होगी? आप दोनों से उत्पन्न संतान मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगी। उत्तराधिकारी तो लाखा जी के बैठे हुए हैं चुंडा, कुंवर चुंडा। तब कहते हैं कि बात बढ़ती देख करके चुंडा ने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि भाई मैं और मेरे आने वाले वंशज मेवाड़ के किसी भी चीज पर कोई प्रकार का अधिकार नहीं रखेंगे। हम हमारा सब कुछ, लाखा और हंसा की अगर शादी होती है तो उनको देने की भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं। तब कहते हैं कि चुंडा ने भीष्म प्रतिज्ञा ली, मेवाड़ सारा इन दोनों की होने वाली संतान के नाम किया। तब लाखा और हंसा की शादी हुई, मोकल का जन्म हुआ और मोकल मेवाड़ के राजा बने थे, ठीक है ना। आगे इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसा का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहते हैं। भाई लाखा के समय दूसरी विशेष बात है, पिछोला झील का निर्माण भी हुआ था। पिछू नामक बंजारे ने या छित्र बंजारे ने उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण भी करवाया था। भाई इसके बाद में राजा आ जाते हैं भाई राणा मोकल। एक चीज देख के आ चुके हैं, राणा लाखा व हंसाबाई के पुत्र थे। चुंडा ने मोकल के संरक्षक के रूप में कार्य किया। कुंवर चुंडा मोकल का संरक्षक राणा लाखा नियुक्त करके गए थे कि चुंडा जो है वो मोकल का संरक्षक होगा, लेकिन रणमल राठौड़ के द्वारा, रणमल राठौड़ जो थे वो कहते हैं कि हमें चुंडा पे विश्वास नहीं है, चुंडा से
हमें मोकल को खतरा लग रहा है, तब कहते हैं कि चुंडा ने मेवाड़ को छोड़ दिया था। ठीक है ना। 1433 में मोकल की जीलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा व एका पंवार के साथ में मिलकर के हत्या कर दी। महपा एका पंवार के साथ में मिलकर के, महपा पंवार और एका ने मिलकर के मोकल की हत्या कर दी। उसी समय मेवाड़ी सरदारों ने जीलवाड़ा में ही कहते हैं कि कुंभा का राजा घोषित कर दिया था। अब हम चर्चा करेंगे आगे राणा कुंभा की, और राणा कुंभा की चर्चा हम करेंगे नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।